हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी साइकोलॉजी ऑप्शनल की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। रोज़मर्रा के जीवन में साइकोलॉजी की क्या भूमिका है। देखो, ये टॉपिक अब स्पेशली पढ़ने की आपको नीड नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ एक या दो नए पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएंगे, लेकिन जितना आपने पूरी रामायण मेरे मुंह से सुनी है, ऑलमोस्ट 42 लेक्चर्स इसके बन चुके हैं इस चैप्टर के, उतने में आपको पता लग गया होगा कि साइकोलॉजी का कनेक्शन हमारी एवरीडे लाइफ के साथ क्या है। और साइकोलॉजी, ये टॉपिक आपको खत्म करवाते हुए, यानी कि जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको ये भी बताया गया टॉपिक कि साइकोलॉजी हमारी लाइफ में अगर कोई करंट स्टेट बेकार चल रही हो या आप जिस फ्यूचर की मनोकामना कर रहे हो, तो साइकोलॉजी आपकी कैसे मदद कर सकती है। ऑब्वियसली बात है कि साइकोलॉजी तो ह्यूमन माइंड की चीज़ है। ह्यूमन माइंड का प्रोडक्टिव होना, पॉजिटिव होना, आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ नेगेटिव हो जाए, कोई चीज़ आपसे छिन जाए, छिनने लगे, आपको ऐसा लगे, तो माइंडसेट ऑब्वियसली बात है इंसान का नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, अगर आपके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल स्ट्रांग है, तो आप फिर सिग्नल्स भी बहुत अच्छे पॉजिटिव दोगे यूनिवर्स को। तो साइकोलॉजी प्लस फिलॉसफी प्लस स्पिरिचुअलिज्म, इन सबको मिलाकर आप अपना जीवन और अपने आसपास के लोगों का जीवन बहुत बेहतर कर सकते हो। यस, कभी कभार स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं जीवन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने जिसकी मनोकामना करी है या जिसको चाहा है शिद्दत से, तो आप उससे बैकआउट कर जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साइकोलॉजी कैसे मदद कर सकती है हमें इन सब चीज़ों में, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो राइटर यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने साइकोलॉजी की जो भी डिस्कशन करी है, जैसा भी हमने साइकोलॉजी को समझा है, तो उससे हमें एक चीज़ की अच्छी खासी क्लैरिफिकेशन मिल चुकी है कि साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, वो हमारी माइंड की क्यूरोसिटीज़ के बारे में है। हम जैसा इंसानी नेचर को समझते हैं, अब इंसानी नेचर में दो चीज़ें होती हैं, या तो आप अपने नेचर की बात करो सेल्फ, या दूसरों के नेचर की बात करो जिसको हम कहते हैं अदर्स। साइकोलॉजी में ना खुद को बोला जाता है सेल्फ, दूसरों को बोला जाता है अदर्स। ठीक है, अभी नॉर्मल तो ये इंग्लिश टर्म्स ही हैं, वैसे इंग्लिश डिक्शनरी में भी तो आप यही बोलोगे, आई मी माई सेल्फ। तो यहाँ पर हम सेल्फ बोलते हैं, और दूसरे जो लोग हैं हमारे शरीर से बाहर, कोई भी XYZ पर्सन है, वो अदर्स हैं। तो हम साइकोलॉजी के थ्रू माइंड की क्यूरियोसिटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। माइंड की क्यूरियोसिटीज़ में आप दोस्तों, जैसे सेल्फ की बात आ गई, तो आप जानोगे कि मेरी फैंटेसीज़ क्या हैं, मेरे सोच विचार क्या हैं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे जाना कहाँ तक है, ऐसी बातें आपके मन के अंदर आ सकती है। और जब आप अदर्स की बात करते हो, तो कभी कभार आपको ये टाइटल मिल सकता है कि यू आर वेरी मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी। समाज आपको दे सकता है टाइटल, आपको देखते हुए कि आपके अंदर, दिमाग के अंदर क्या क्या षड्यंत्र चलते रहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत हम्बल इंसान हो, लेकिन सामने वाले को हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चालाक लगो, शातिर लगो, चतुर लगो, चील जैसी निगाह हो आपकी। आपने जिस चीज़ के ऊपर एक बारी सोच लिया कि ये चीज़ मुझे चाहिए है, तो कायनात पूरी बदल कर आप उस चीज़ को अपने जीवन में ला दोगे, फिर चाहे वो इंसान हो चाहे फिर वो चीज़ हो। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर आती रहती हैं। बहुत बार आप अपने बारे में सोचते हो कि यार लाइफ क्या चल रही है, कैसे मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या मेरे ऊपर बंदिशें हैं, इस जीवन का क्या ही मतलब। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें मुझसे छिन जाती हैं, पता नहीं भगवान क्या चाहता है, पता नहीं इस कायनात को मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सारी बातें जो होती हैं, इसी को हम क्यूरियोसिटीज़ कहते हैं, और ये इंसान की कभी भी नहीं रुकती हैं, कभी भी नहीं रुकती हैं। अगर आप ये सोचो कि आप थिंकिंग को कंट्रोल कर लोगे, तो दोस्तों थिंकिंग कंट्रोल होती नहीं है। तो आप मुझसे ये कहोगे सर ऐसे तो जीना हमारा मुश्किल हो जाएगा, थिंकिंग कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि मेरे अंदर तो पता नहीं किस किस प्रकार के विचार आते रहेंगे। एग्रेसिव विचार आएंगे, सेक्सुअल थॉट्स आएंगे, किसी को तबाह करने के थॉट्स आएंगे, किसी को पाने के थॉट्स आएंगे, कोई स्टोरी मेकिंग चलेगी। तो थॉट्स को कंट्रोल करा जा सकता है, उसकी डायरेक्शन मोल्ड करी जा सकती है, उन थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया जा सकता है, लेकिन थॉट्स हमारे रुकते नहीं हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना कि जब तक आपकी आंखें खुली हुई हैं तभी तक आपकी स्टोरी मेकिंग चलती है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आगे चलकर आपको साइकोलॉजी के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, सोने के बाद भी हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, उसी वजह से तो सपने आते हैं। और मैंने
आप लोगों को ये पहले के लेक्चर्स में भी बताया था, कोई भी सपना, साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं दोस्तों, कोई भी जो सपना होता है वो 15 मिनट का होता है। आप कहोगे सर नहीं, हम तो कभी कभार पूरी रात सपना देख रहे होते हैं और कभी कभार सूसू कर कर आते हैं तो उसके बाद वो सपना कंटिन्यू हो जाता है। तो दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि आपने पूरी रात सपना देखा, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं सारे सपने मैक्सिमम 15 मिनट के होते हैं। वो सुपर फास्ट लेवल पे चल रहे होते हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपने पूरी रात देखा वो सपना, या बहुत स्लो चल रहे होते हैं इसलिए आपको लगता है 2 बजे भी मैंने ये सपना देखा, फिर 4 बजे जब मेरी नींद खुली तो दोबारा मैंने जब सोया तो मैं सोने गई तो दोबारा वो सपना वहाँ से कंटिन्यू हो गया, लेकिन वो 15 मिनट का ही होता है सपना। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, सारे के सारे सपने ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं। आप कहोगे सर ये क्या बकवास है, हमने आज तक रंगीन सपने ही देखे हैं। जो भी उसमें चेहरा आया, जो भी इंसान है, जो भी आसपास का एनवायरनमेंट आया, उन लोगों ने कुछ ना कुछ पहन रखा था, कलरफुल पहन रखा था। ब्लैक एंड वाइट तो कोई सपना होता ही नहीं है। तो दोस्तों जो इंसान आपको मिला था अपने सपने के अंदर, आप उसके साथ घूम रहे थे, आप उसके साथ काशी विश्वनाथ घूम रहे थे, कहीं पर भी जा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे आप उसके साथ, उसके अंदर जो आपने रंग भरे हैं वो रंग आपकी खुद की इमेजिनेशन होती है, वो रैंडमली नहीं होते। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, लास्ट चीज़ बताता हूँ। आपने कभी कभार ऐसा देखा होगा, सपने में कुछ ऐसे चित्र आए हैं लोगों के, इंसान के, उनके कुछ कैरेक्टर आए हैं आपके सामने, और आपको ये विश्वास होता है मैं इस इंसान से कभी नहीं मिला है, मैं इस इंसान से कभी नहीं मिली, लेकिन वो आपके सपने का कभी कभार मुख्य किरदार होता है ना। आपका पूरा सपना इर्द गिर्द उसी के रिवॉल्व कर रहा होता है, या तो आपकी उसकी लड़ाई हो गई होती है ना, या तो कोई आपका पीछा कर रहा होता है, कोई आपके पीछे डंडा लेकर भाग रहा होता है, या कुछ ना कुछ चेहरे के साथ आपकी वार्तालाप हो रही होती है। तो यहाँ पर ये जो सपने ऐसे होते हैं, तो आपको तो कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि भाई हम इस इंसान से कभी नहीं मिले, पता नहीं कौन सा इंसान अपने सपने में आया था। तो दोस्तों हमारा माइंड ना बहुत चालाक होता है, जितना आप समझते हो ना, जितना आप चतुर बनते हो, उससे चतुर आपका दिमाग होता है। तभी तो कहते हैं कि जो भगवत गीता का मैंने आपको जो फोटो दिखाया था एक बारी फ्रंट पेज पर, और मैंने आपको बताया था, ये देखो इंडियन सोसाइटी की डिस्कशन में आई थिंक हम लोगों ने चीज़ कवर करी थी कि जो भगवान श्री कृष्ण वो जो 5 घोड़े को लगाम से पकड़े हुए हैं ना, वो आपके 5 सेंसेस हैं, और सेंसेस का बाप कौन? दिमाग। सेंसेस को चाहिए प्लेजर और दिमाग को उस प्लेजर को पालना है। बस जिस इंसान ने अपने सेंसेस के ऊपर, जो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर दिखा रहे हैं कि 5 रथ के जो लगाम है वो आपके हाथ में आ गई, तो आपने ये विश्व, ये पूरा संसार जीत लिया, ऐसा समझ जाना। 99.999999% जो लोग हैं वो जीवन में फेल इस वजह से होते हैं, या वो जीवन में सोचते रह जाते हैं कि हमें कुछ काम करना था, ये लक्ष्य पाना था, वो इसलिए नहीं पा पाते हैं बिकॉज उनको दुनिया की मोह माया घेर लेती है। क्यों घेर लेती है? उनके सेंसेस और उनके दिमाग उनके सेल्फ की पर्सनैलिटी से ज़्यादा ऊपर है। दिमाग चला रहा है उस शरीर को। कहने का मतलब है आपकी सोल आपका दिमाग कंट्रोल कर रहा है, आपकी सोल आपके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रही है। और जिसने अपने दिमाग कंट्रोल, अपनी सेंसेस को कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख लिया, कुछ लोग होते हैं ना जैसे अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, प्लीज 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 ये डिमांड पूरी कर दो, ये विश पूरी कर दो, और सामने वाला समझा रहा होगा नहीं अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम, हैव पेशेंस। लेकिन किसी किसी को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तो यानी कि उनके ऊपर उनका दिमाग हावी हो रहा है, और जो समझा रहा है तो शायद से हो सकता है उसके सेंसेस और उसके दिमाग के ऊपर, उसकी नीड्स, उसकी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर, उसके प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर उसका कंट्रोल हो। हम ये सब कुछ पढ़ेंगे, मतलब ये वाली बातें मैं कहानी रूपी नहीं कह रहा हूँ, ये साइकोलॉजी की हमारी डिस्कशन में ये हमारे टॉपिक्स हैं। और आप यूपीएससी ऑप्शनल का पेपर जो सिलेबस है, सॉरी, वो आप उठाकर देख सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रखे हैं, और ये हमारे चैप्टर के बाद भी हैं टॉपिक्स। तो मैं हर चीज़ का बेस बनाकर पहले चलता हूँ, ताकि आपको वो चीज़ जब आप सुनो तो आपको कभी डिफिकल्टी ना आए। जब जैसे मैं अभी प्लेजर प्रिंसिपल की बात कर रहा था, तो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड उस प्लेजर प्रिंसिपल को कहता है इद, इसका नाम होता है इद। अगर आप प्रैक्टिकल जीवन बिताते हो तो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था उसको हम कहते हैं ईगो। ये ईगो वो नहीं है जो आप लाइफ में बोलते हो मेरे अंदर बहुत ईगो है, तेरे अंदर बहुत ईगो है, अपना ईगो साइड रखकर मुझसे बात कर। ईगो का मतलब होता है वास्तविकता, साइकोलॉजी में प्रैक्टिकलिटी। इद का मतलब होता है आप प्लेजर को सीख कर रहे हो,
और अगर आपके मन के अंदर सेक्सुअल प्लेजर की डिजायर है तो उस लिबिडो उसका नाम होता है लिबिडो, उस इद का नाम होता है लिबिडो। ये आईडी नहीं है, ठीक है, इसको इद कहते हैं साइकोलॉजी में। और अगर आपकी सेक्सुअल डिजायर वाली इद है तो उसको हम लिबिडो कहते हैं। ईगो होती है वास्तविकता। और अगर आप मोरालिटी प्रिंसिपल्स पे चलते हो, सिद्धांतों पे कायम रहते हो, आप अपने दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे मूल सिद्धांत है, मैं उसी पे चलूंगा, सामने वाले को अच्छा लगे अच्छा लग जाए, बुरा लग जाए बुरा लग जाए, मैं अपने सिद्धांत किसी के लिए चेंज नहीं कर सकता। अगर इंसान के मन में ये है तो उसके अंदर है सुपर ईगो। सुपर ईगो वर्क करता है मोरालिटी के प्रिंसिपल पर, मॉरल वैल्यूज। ईगो वर्क करता है रियलिटी पर, वास्तविकता पर। और इद वर्क करता है प्लेजर पर। और अगर सेक्सुअल प्लेजर की बात हो रही है तो उसको हम लिबिडो कहते हैं। और ये तीनों एस्पेक्ट हमारी पर्सनैलिटी के 3 लेवल्स ऑफ माइंड से जुड़ रखे होते हैं। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड या जिसको हम प्री कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, और अनकॉन्शियस माइंड। आप कॉन्शियस माइंड के बारे में हमेशा जागरूक हो सकते हो। प्री कॉन्शियस या जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसमें आपके वो माइंड के वो चीज़ें होती हैं जो सेव्ड होती हैं। जैसे अभी जिनके बारे में बात नहीं हो रही, लेकिन अगर उसके बारे में जिक्र होना शुरू हुआ तो आप जो है, आपको वो जो चीज़ है वो कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाएगी, आपकी अवेयरनेस में आ जाएगी वो। अभी जैसे आप मेरे साथ कॉन्शियस माइंड की अगर बैठे हो, अगर आपको जानना है कि अभी आपका कॉन्शियस माइंड क्या है, तो आप जो मेरी अभी आवाज़ सुन रहे हो, जो मेरी आवाज़ अभी आपके कानों तक जा रही है, आप ये जो स्क्रीन देख रहे हो, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। और अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें फीड है, या जिसको हम प्री कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मोहब्बत का नाम क्या है, आप सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके घर के गेट का कलर क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या था, आपका मोबाइल नंबर क्या है। अब अभी इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही थी, नहीं हो रही थी ना, लेकिन जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, ये चित्र आपकी आंखों के सामने आते चले जा रहे हैं। तो मैंने क्या करा, आपके प्री कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड को घुमाकर कॉन्शियसनेस में मैं ले आया। अब आप कहोगे सर अनकॉन्शियस माइंड के बारे में भी बता दो। अनकॉन्शियस माइंड को दोस्तों नहीं जाना जा सकता इतनी आसानी से। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी हिडन डिजायर्स या फिर ऐसी चीजें जो बहुत शेमफुल थी, वो हमने गाड़ दी होती हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं और उसको मैं सस्पेंस के मोड में छोड़ दूंगा। आपने एक चीज देखी है दोस्तों, कुछ लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की तरह बिहेव करते हैं और दुनिया उनको टाइटल दे देती है तो गे है। और कुछ लड़कियां बहुत मर्दाना तरीके से बिहेव करती हैं, और हमारे ग्रुप में वो जब लड़कियां होती हैं तो हम उसको कहते हैं भाई ये बंदी नहीं है तो अपना भाई है। उनके साथ ऐसा क्यों होता है? मतलब वो लड़का लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है, चाल चलन उसकी वैसी ही है, और उसके बोलने के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है ये मर्द नहीं है भाई, ये कुछ और है। लेकिन उसकी शादी प्रॉपर जो हो रही है वो एक औरत से ही हो रही है, और वो किसी सेम सेक्स की तरफ, यानी कि वो मेल है तो वो मेल की तरफ, या वो फीमेल है तो फीमेल की तरफ वो अट्रैक्शन नहीं दिखा रहे। दे आर नॉट गे, दे आर नॉट लेस्बियंस। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अगर लड़की के शरीर में पैदा हुए तो आगे जाके उनकी पर्सनैलिटी पूरी मर्दाना होती है, जैसा सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है। और लड़कियों की पूरी जो पर्सनैलिटी होती है वो अपनी मम्मी की तरफ, अपनी बहनों की तरफ मोल्ड होती है, यानी कि वो प्रॉपर एक गर्ल, एक लेडी की छवि है। इसके पीछे हमारे बचपन में एक बहुत शेमफुल एक्सपीरियंस छुपा होता है, जिसका वो सही से जो उस स्टेज से गुजर नहीं पाता है। वो लड़के लड़कियों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और वो लड़कियां मर्दाना तरीके से बिहेव करने लग जाती हैं, और उसको हम कहते हैं एडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। समझाऊंगा मैं आपको। इसमें पता है क्या होता है, हर लड़के ने बचपन में एक चाहत रखी थी। सुन के आपको बहुत अजीब लगेगा, आप हो सकता है मेरी बात पे विश्वास भी ना करो, मैं इसको आपकी आंखों के सामने प्रूव कर दूंगा। और छोटे बच्चों से कभी ये वाली बात मत करना, वरना उनकी स्टेज रुक जाएगी ये वाली। अगर आपने किसी छोटे बच्चे से ये वाली चीज की बात कर दी, समझा दिया अगर किसी को, ये राज का पिटारा खोल दिया, तो समझ जाना आपने किसी अच्छे खासे लड़के को जो मर्द बन सकता था उसको आप औरत बना डालोगे।
और अच्छी खासी लड़की जो एक नाजुक कली प्यारी सी कैरा अडवाणी जैसी बन सकती थी, आप उसको मर्द बना डालोगे। तो यहां पर क्या है, बचपन में हर लड़की की चाहत एक होती है कि वो अपनी मम्मी से शादी करे और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। हर लड़की की ये चाहत होती है बचपन में कि वो अपने मम्मी को मार डाले और अपने पापा के साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन हम जैसे जैसे धीरे धीरे करके बड़े होते हैं, जब हमें समझ में आता है, लड़की को समझ में आता है कि मेरे पिताजी मेरे शरीर के लिए नहीं है, और लड़के को समझ में आता है कि मेरी मम्मी मेरे शरीर के लिए नहीं है, वो अपने माता पिता के सेक्सुअल संबंधों को समझने लग जाते हैं। तब जाके लड़का अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड करता है पिताजी की तरफ, और एक लड़की अपनी मम्मी की तरफ। और जिनकी ये स्टेज फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तो वो लड़के अपने दिमाग में, वो बच्चे, लड़के भी नहीं बोलना चाहिए, वो बच्चे जो मेल चाइल्ड हैं, वो अपने दिमाग में पूरा अपनी मम्मी की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा डर लगने लग जाता है कभी कभार, जिसको वो किसी से नहीं बोलते, किसी से भी नहीं बोलते, छुपकर भी नहीं बोलते ना, रो रहे होते उसके पीछे, कि उनको डर लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा कदम करा लिया, लड़कों में होता है ये वाला डर, लड़कियों में नहीं होता जो मैं बोलने जा रहा हूं टर्म, अगर उन्होंने ऐसा कदम लिया कि वो अपनी मम्मी के साथ शारीरिक संबंध करते हुए पकड़े गए, छोटे से हैं लेकिन दिमाग देखो कितना चल रहा है, तो मेरे पापा ने अगर मुझे देख लिया ऐसी अवस्था में, तो वो मेरा पेनिस काट देंगे, वो मेरा मेल ऑर्गन काट देंगे। इसको कहते हैं कैस्ट्रेशन, इसको कहते हैं कैस्ट्रेशन, हाई लेवल का खतना होना। तो जिन लड़कों को कैस्ट्रेशन का डर होता है, तो वो पिताजी की तरफ अपनी पर्सनैलिटी मोल्ड कर लेते हैं, और जिन लड़कों को कैस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा ही डर होता है, तो वो पिताजी की तरह नहीं बनते। सॉरी मैं गलत बोल गया। जिन लड़कों को कैस्ट्रेशन का डर होता है, तो वो पिताजी की तरह अपने कभी नहीं बनते हैं, फिर वो मम्मी के पीछे पीछे उनके पल्लू में चलते रहते हैं। उनकी चाल चलन, उनके बात करने का तरीका, उन बच्चों को, कुछ लड़कों को आप देखना इस एज ग्रुप के, मैं आपको बताऊंगा कौन सी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, वो ना हर शादी में, हर फंक्शन में मम्मी के साथ बहुत चिपके रहते हैं। उनको पापा नहीं चाहिए, सारे रिश्तेदार घूम रहे हैं, सब कुछ घूम रहे हैं, वो नानी के घर जा रहे हैं, नाना के घर जा रहे हैं, किसी के भी घर जा रहे हैं, उनको मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए उसकी, क्योंकि वो उस फेज से अभी गुजर रहे हैं। और जिनकी ये मम्मी की आदत बचपन तक ये छूट नहीं पाती है, तो ऐसे लड़कों के अंदर फेमिनिज्म तो चलो एक न्यूट्रल वर्ड होता है, थोड़ा सा फेमिनाइन पर्सनैलिटी आ जाती है उनके अंदर। फिर उनका चाल चलन बचपन बड़े होते ऐसा हो जाता है कि फिर वो सोसाइटी को ऐसे लगते हैं कि गे है। बहुत इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की, एडिपस इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये चीज़ जीवन में जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये वाली बात आप चाहे कोई भी यूट्यूब में से मुझे सुन रहा है, फाउंडेशन कोर्स के बच्चे, कभी भी किसी बच्चे को इस चीज़ के लिए टोकना मत। अच्छा, आप कहोगे सर मैंने बचपन में ऐसे हरकतें थोड़ी ना करी होंगी, मैं तो बहुत शुद्ध हूँ, मैं तो बहुत पवित्र हूँ। तो बेटा अगर तुमने ये हरकत नहीं कर रही है ना, तो अगर तुम में से कोई लड़का है तो मैं तुमसे कहूँगा फिर तुम जनानी हो। और तुम में से कोई लड़की अगर ये कह रही नहीं नहीं हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं अपने पापा के बारे में, वो तो हमारी पूजनीय है, वो तो हमारे लिए भगवान का रूप है, तो बेटा तुम मर्द हो, तुमने करा है। अच्छा, अब तुम्हें याद क्यों नहीं है? ये जीवन का सबसे ज्यादा शेमफुल एक्सपीरियंस था, तो आपने इसको अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल दिया। शेमफुल एक्सपीरियंस को जब भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड बाहर निकालता है ना, या तो हमें वो बहुत ज्यादा गिल्ट पैदा करवा देता है, या फिर पता है हम अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए वो करते हैं, मतलब हंसी मजाक में उसको उतार देते हैं। ऐसे अनकॉन्शियस माइंड की बातें निकलती हैं। अब आप देख लो, आप किसी से ना कुछ भी बातें करते होगे, अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज की बातें करते होगे, भाई मैंने एडल्ट मूवी देख रखी है, मैंने ये कर रखा है, वो कर रखा है, आप सारी बातें करते होगे। लेकिन आप कभी भी किसी से ये डिस्कस करते हो, बचपन में मैंने बिस्तर कितनी बार गीला कर रखा है सूसू कर करके? आपकी अरेंज मैरिज होने जा रही है, मान लो, आप सारी बातें कर लोगे जब आपको टाइम मिलेगा अपने शादी से पहले। कभी भी आप अपने पार्टनर से पूछोगे कि बचपन में यार तुम कितने बार यार बिस्तर पे सूसू कर लेती थी यार, मेरी मम्मी बताती है मैं तो पूरा गीला कर देता था। क्यों नहीं होती ऐसी बातें? ये शेमफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे, और इंसान अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाना चाहता है, अच्छा देखना चाहता है। ये अनकॉन्शियस माइंड के अंदर पिटारा फीड होता है हमारा। लेकिन पता है, लाइफ में जो भी आपके अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको आपको डील करना चाहिए, कभी दबाना नहीं चाहिए। जैसे कुछ चीजें आपकी अधूरी रह गई,
आप उसको या तो लेट गो कर सकते हो, लेकिन आपको वो शिद्दत से एकदम चाहिए थी। मैं ये तब की बात कर रहा हूँ जब आप में अवेयरनेस आ गई इन सब चीज़ों की, जब आप मेच्योर पर्सनैलिटी बन गए हो। तो जब आप अवॉइड कर देते हो ना चीज़ों को, छोड़ना यार, शायद से कुदरत में ये किस्मत में यही लिखा होगा, कुदरत यही चाहती होगी। नहीं, ऐसा क्यों चाहती होगी? आपने किसी चीज़ को शिद्दत से चाहे, किसी इंसान से सच्चा प्यार करा है, आप ऐसे कैसे भुला सकते हो उसे? पूरी कायनात को हराकर उसको लेकर आओ, बात तो करो उससे। सामने वाला बोले रहना ही नहीं है तो ठीक है भाई, नहीं रहना, जाओ राधे राधे। और रहना है तो जिंदगी भर फिर रहना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट के अपने ईगो, मतलब जो रियलिटी में जो ईगो होता है उसको हम सामने ले आते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि इससे दिक्कत होती है। जब भी आपके अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स रह जाते हैं, या आपको कभी कभार आपने कुछ ऐसे इंसानों का सामना करा होगा, वो आपको जीवन में कभी किसी ऐसे मोड में छोड़कर चले जाते हैं जहां पर आपके बहुत सारे सवाल जवाब उनसे पूछने के लिए रह जाते हैं। और अगर वो इंसान आपको दोबारा ना मिले महादेव की कृपा से, तो वो हमेशा राज का पिटारा आपके जीवन के अंदर राज ही रह जाएगा। और फिर आप थोड़े टाइम के बाद, ये दुनियादारी का उसूल कैसा है, आप बिजी रहने लग जाओगे तो आप लेट गो करने लग जाओगे, वो एक्सपीरियंस पीछे चला जाएगा आपका। भूलोगे कभी नहीं, लेकिन वो पीछे चला जाएगा। लेकिन सवाल जवाब तो आधे अधूरे रह गए। आपका दिमाग डाल देगा इसको अनकॉन्शियस माइंड में, और ये अनकॉन्शियस माइंड की एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग। इस स्प्रिंग को जितना दबाते रहोगे, जितना घुमाते रहोगे, जितना छोटा बनाते रहोगे, एक दिन ये उतना ही बवाल मचाकर बाहर की तरफ निकलेगी। और जब ये निकलेगी तो आपके अंदर मंजुलिका आ जाएगी, आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा। और हो सकता है मंजुलिका को जो डिसऑर्डर था वो था मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और ऐसे लोगों की पहचान पता है कैसे होती है, कि ये फड़क फड़क कर अनकॉन्शियस माइंड की बातें कैसी होती हैं। आपका आपकी लाइफ में दिन बहुत बेहतरीन है, सब बढ़िया है, भगवान की कृपा से कुछ कर्मकांड नहीं हुआ, आपका सडनली मूड ऑफ हो गया, यार मेरा ना मूड ऑफ हो रहा है, मुझे ना नेगेटिव वाइब आ रही है, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा जी घबरा रहा है, मेरी आंख फड़क रही है। ये सब बातें जो आती है ना, मतलब सारा हंसी खुशी का माहौल है, ऐसा कुछ दूर दूर तक कोई खबर ही नहीं है। अब अनकॉन्शियस माइंड में आपके मतलब वो चीज़ आ रही है। अब कुछ लोग आपने देखा होगा अपने आप ही चीज़ों को देख देख के मतलब मुस्कुरा रहे हैं। उनके दिमाग के अंदर दिमाग इतना हाइपर एक्सटेंसिव मोड पे चल रहा है, धर 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 करके, कि उनका सर दर्द होने लगा सोच सोच के। वो रोकना चाह रहे हैं उस ओवर थिंकिंग को, लेकिन रुक नहीं रही है। ऐसा कभी कभार जब आपके साथ हो तो आप समझ जाना आपके अनकॉन्शियस माइंड की जो स्प्रिंग है ना, ये धक 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 करके बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप समझ क्यों नहीं पाते उस टाइम पे अपने आप को, यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, यार क्यों ऐसे मेरा जी घबरा रहा है, क्या होने वाला है, ये आज मुझे इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही है, आज मेरा दिमाग इतनी ओवर थिंकिंग पैटर्न पे क्यों है। तो आपको वो चीजों के बारे में क्योंकि अवेयरनेस नहीं है और आपको पता नहीं है कि ये हो क्या रहा है, कि कौन सा शेमफुल एक्सपीरियंस या कौन सी ऐसी डिजायर या फैंटेसीज थी जिसको आप पूरा नहीं कर पाए, तो वो घुसी हुई है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, लेकिन वो स्प्रिंग भरकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो वो आपके इमोशंस पे टकराती है। जब वो अपने इमोशंस पे टकराती है तो दो चार इमोशन टकरा के एक नए फ्लेवर के इमोशन बनते हैं। तो वो इमोशन इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो एक ऐसी फीलिंग, ऐसे थॉट, सोच विचार होते हैं ना, तो आप किसी से डिस्कस कर सकते हो, डिस्कस करो भी तो आपके पास लफ्ज नहीं होते कभी कभार बोलने के लिए। हम सब ने ये चीज कभी ना कभी फेस करी हुई है। तो समझ जाना ऐसे टाइम पर जब भी कभी आपके साथ नियर फ्यूचर में अब ये चीज हो, तो आप समझ जाना कि आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज़ों को मैं 12वीं क्लास की एनसीईआरटी के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताऊंगा। और आप एक बार बताओ, आज जो मैंने आपको चीज़ें बताई, आप इन सब चीज़ों को समझने लग गए जब अपने आप को लेकर, तो आप तो हमेशा आपकी ज़िंदगी की तो फिर तो बल्ले बल्ले ही है ना। अभी जानते नहीं हो ना, आपको आपको ज्ञान नहीं है, तो आपको दुनिया जो भी बताती है आप उसकी बातों में आकर बैठ जाते हो। अच्छी बातें कोई आपको कोई बताए तो दुनिया कहती है मैनिपुलेटिव है, बुरी बातें बताए तो वो इंसान के ऊपर आपको हो सकता है ट्रस्ट हो जाए। साइकोलॉजी को लेकिन ये पढ़कर, ये जो टॉपिक है ना साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, ये यही बताना चाहता है आपको कि साइकोलॉजी को पढ़कर, इसके प्रिंसिपल्स को अपनाकर आप अपने जीवन को कैसे बेहतरीन कर सकते हो। आपको फिर इसके अलावा बस भगवान पे अपने विश्वास रखने की नीड है, फिर आपको किसी इंसान की सलाह मशवरे की फिर कोई नीड नहीं है। लेकिन समझना पड़ता है ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये मजे लेने का सब्जेक्ट है। इसको पढ़ो मत, इससे मजे लो। ये चीज़ें समझ में आई जितनी मैंने आपको बोली, थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया जो मैंने आपको ये सब चीज़ों का। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? बताओ।
अबे गूंगो बोलो, क्लियर है? तो यहां पर ये एक ऐसा टॉपिक है साइकोलॉजी जो आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सॉल्यूशन दे सकता है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए। अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आपकी मतलब पर्सनल हो सकती हैं। अब ये साइकोलॉजी का तो पूरा का पूरा जो खेल है ना, वो यही काम आता है पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ डॉटर हैविंग टू फेस एन एल्कोहलिक फादर, या फिर मदर डीलिंग विद चाइल्ड प्रॉब्लम चाइल्ड। मतलब एक ऐसा बच्चा जो शैतानी कर रहा है, या फिर एक बेटी जिसके पिताजी दारू पीते हैं घर पे, फिर कलेश वगैरह करते हैं, पड़ोसी वगैरह सुनते हैं, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता। फिर तो ये पर्सनल प्रॉब्लम है कि निकले कैसे इससे बाहर। दूसरों से डिस्कस करने से भी क्या हो जाएगा, दोस्तों से डिस्कस कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा उससे। तो लेकिन आप फिर अपने जीवन को हैंडल कैसे करोगे, तो ये यहाँ पर साइकोलॉजी आपको बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन दे सकती है। हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो परिवार के साथ कनेक्टेड होती हैं, आपके फैमिली सेटअप में कोई दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग्स फैमिली मेंबर्स। घर का माहौल इतना स्ट्रिक्ट है, खुलकर कोई बात नहीं कर पाता अपने माता पिता से। अब उसमें घर के माहौल की और उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इंडिविजुअल को कभी कभार चुभता है कि भाई मेरी क्या गलती, मेरी ही बातों को जब मेरे माता पिता नहीं सुन रहे तो फिर बाहर वाले तो क्या ही सुनेंगे। या कभी कभार कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं जो फिर आपकी पर्सनल और फैमिली लाइफ से बाहर होती हैं। लार्जर ग्रुप या कम्युनिटी सेटिंग के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहलगाम में लोग घूमने गए थे, दे फेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स। या कुछ कुछ सोशली आइसोलेटेड कम्युनिटीज। अच्छा दोस्तों, मुझे ये बता सकते हो ये सोशली आइसोलेटेड कम्युनिटीज का क्या मतलब है, कौन होते हैं लोग? पर ये कम्युनिटीज हैं कौन सी? ट्राइबल्स वगैरह। जैसा कि आकांक्षा ने बोला कि वो सोशली ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, और कशिश का परफेक्ट एग्जांपल के ट्राइबल्स, है ना। आजकल के समय वैसे हम किसी कम्युनिटी को ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे आप ये बोलो कि वोकालिकास है, या फिर किसी की कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ब्राह्मण कम्युनिटी है तो वो लोग आइसोलेटेड रह रहे हैं। ये जनरली ट्राइबल कम्युनिटीज़ को डिनोट करने के लिए वर्ड यूज़ करा जाता है, सोशली आइसोलेटेड कम्युनिटी। मतलब अब सोशली क्यों, सोशल इंटरेक्शन तो है उनका लेकिन आपस में सीमित है। वो याद है मयूर, वो एक अमेरिकन अंडोमान निकोबार के आइलैंड में गया था, तो ट्राइबल्स ने है ना उसकी छाती में भाला फेंक कर मारा था, उन लोगों ने मार डाला था उसको, है ना। और आई थिंक मयूर उसका मांस पका कर भी खा गए थे वो रात तक शायद से। कैनिबलिज्म। आकांक्षा कैनिबलिज्म क्या होता है, सुना है कभी ये टर्म कैनिबलिज्म? तो पूछा क्यों नहीं? आप में से किसी और को पता है कि कैनिबलिज्म क्या होता है? कौन होते हैं कैनिबल्स? आकांक्षा ये हम उन, अच्छा नमन, हाँ बताओ बताओ। नहीं ज़रूरी नहीं है ह्यूमन फ्लैश खाते हो। जब एक स्पीशी अपनी सेम प्रकार की स्पीशी के ऑर्गेनिज्म को खाए उसको हम कैनिबल स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे आकांक्षा इंसान इंसान को खा रहे हैं, बिल्ली बिल्ली को खा रही है, कुत्ता कुत्ते को खा रहा है ना। तो ये ऊट पटांग लगता है थोड़ा सा में, इसको हम कैनिबलिज्म बोलते हैं। अच्छा, हाँ हड्डी भी खा जाते हैं और कभी कभार कुछ लोगों की हो सकता है कि कुछ नेशनल या इंटरनेशनल दिक्कतें हों। नेशनल दिक्कत कुछ मुझे बता सकते हो? लार्जर ग्रुप या कम्युनिटी सेटिंग की यहां पर बात हो रही है कि नेशनल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? नेशनल प्रॉब्लम्स लैंग्वेज को लेकर बैरियर्स आना लोगों में, और जातिवाद को लेकर बैरियर्स आना लोगों में। देश में कुछ राज्य हो सकता है ये डिमांड कर रहे हो कि सेपरेट कंट्री बना दो। इंटरनेट, हाँ इंटरनेशनल डायमेंशंस क्या हो सकते हैं? एक कंट्री के दूसरी कंट्री से रिश्ते खराब होना, है ना। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, सोशल जस्टिस,
विमेन डेवलपमेंट और इंटरग्रुप रिलेशंस, ये सारे के सारे परवेसिव होते हैं। परवेसिव का मतलब ये होता है कि ये हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं हर एक जगह पर, ये कभी रुकने नहीं वाले। और जब ये रुकने नहीं वाले तो हमारी मदद कौन कर सकता है? तो यहां पर साइकोलॉजी हमारे लिए जीवन में ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। अब कुछ कुछ अगर इन प्रॉब्लम्स की हम सॉल्यूशन पर जाए तो वो प्रॉब्लम्स, ये जो जितनी प्रॉब्लम्स आपको मैंने बताई, इनमें से कुछ कुछ चीज़ों के सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है कि वो पॉलिटिकल नेचर के हो, राजनीतिक तौर पर वो सॉल्व हो जाएं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो तो वो इकोनॉमिक सॉल्यूशन से सॉल्व हो जाएं। सामाजिक कुछ दिक्कतें हो तो सोशल रिफॉर्म से वो ठीक हो जाए। जैसे सती प्रथा एक सामाजिक प्रॉब्लम थी, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन था, तो सोशल रिफॉर्मर्स आए जैसे राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने प्रेशराइज करवा के अंग्रेज़ों को सती के ऊपर कानून इंट्रोड्यूस करवाया, तो सती प्रथा खत्म हो गई। और कभी कभार इंडिविजुअल लेवल पर भी कुछ इंटरवेंशंस करी जा सकती हैं। इंटरवेंशंस मतलब उनको समझाना, जैसे फॉर एग्जांपल एंटी स्मोकिंग कैंपेन, एंटी अल्कोहल कैंपेन लगाना, लोगों को जागरूकता फैलाना कि ये चीज़ गलत है, आप जो कर रहे हो, आपकी हेल्थ इससे टार्निश हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो बड़ी सारी ये जो दिक्कतें हैं ये साइकोलॉजिकल नेचर की होती हैं। और बहुत सारी दिक्कतें जो इंडिविजुअल की लाइफ में होती हैं पर्सनल लेवल पर, वो अनहेल्दी थिंकिंग की वजह से होती है। सारा गेम आपकी सोच का होता है जीवन में, सारा गेम। आप अपनी थिंकिंग को जैसा मोल्ड कर लो, जीवन आपको वो रास्ते दिखाने लग जाएगा। आपकी थिंकिंग नेगेटिव सिचुएशन में भी, देखो सिचुएशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिचुएशन को अगर हम कंट्रोल करते तो हम गॉड होते। हम अपनी लेकिन थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सिचुएशन पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, नेगेटिव सिचुएशन हो वहां पर आपकी कितनी हेल्दी थिंकिंग रहती है, कितनी पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, ये मैटर करता है। तो फिर आप नियति को बदल सकते हो। कभी कभार लोगों के साथ दिक्कत ये रहती है जैसे दे हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल, है ना। कभी कभार खुद को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है। और कुछ कुछ इंसानों के बिहेवियर ऐसे होते हैं जो कभी कभार बहुत ज्यादा अनडिजायरेबल हो जाते हैं। मतलब सामने वाला अगर अपनी रिफ्लेक्शन को देखे तो उसे खुद ऐसा विश्वास नहीं होता कि यार मैं क्या से क्या बनता चला जा रहा हूं, कितना नेगेटिव हो गया हूं। तो वो अनडिजायरेबल पैटर्न है बिहेवियर का। और यह भी हो सकता है कि आप अपने नेगेटिव बिहेवियर से होते हुए एकदम पॉजिटिव बन जाओ तो आपको अपने ऊपर एक प्राउड फीलिंग आने लगे कि यार मुझे सब लोग यार ऐसा बोलते थे, मुझे फेलियर बोलते थे, मेरा पास्ट ऐसा रहा है, सारी चीज़ें तहस नहस रही हैं, लेकिन मैं उठा हूँ, मैं चला हूँ, मैं चली हूँ, और मैंने दोबारा से लाइफ में उस फेज को कॉमा डालकर अपनी फ्रेश कहानी लिखना स्टार्ट करी। तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो होती है इन सारी प्रॉब्लम्स की, हमें हेल्प करती है कि हम डीपर तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकें इन सारी प्रॉब्लम्स की। और जब गहराई से अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोच विचार करोगे तो उतने ही इफेक्टिव सॉल्यूशन आपका माइंड आपको देता है। चीजें खराब होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपने उस इरादे पर टिके रहो, या फिर बैकआउट कर जाओ। इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में फाइट, यानी कि लड़ना उन चीजों से, या फ्लाइट रिस्पॉन्स, भाग जाना। तो साइकोलॉजी का जो डिसिप्लिन है, जो सब्जेक्ट है, उसकी जो पोटेंशियल है, इट हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ। ये चीज़ लोग काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ करने लगे हैं जो साइकोलॉजी को बहुत डीप तरीके से पढ़ते हैं और इसको एक बहुत ऐसा टूल मानते हैं कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ कोई रटने की चीज़ नहीं है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं सच में उससे जीवन परिवर्तन हो सकता है। और साइकोलॉजी के बारे में जागरूकता किसने फैलाई पूरी दुनिया भर में? मीडिया ने इसके लिए बहुत अहम रोल प्ले करा। अब आप कहोगे हमारे न्यूज़ चैनल पर तो ये आता है ध्यान से देखिए शख्स को,
उसकी बीवी किसी और के साथ भग गई, उसका पति किसी और के साथ भग गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मीडिया मतलब ओवरऑल मीडिया की बात हो रही है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर चीज़ की। मैं यानी कि बहुत सारे एडिटोरियल्स छपे, रिसर्च वर्क छपा साइकोलॉजिस्ट का, तो उससे जागरूकता ये फैली। हमारे देश में भी बचपन में, मयूर आप तो मेरे टाइम के ही हो पास आउट, तो हमने साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के बारे में बचपन में कहाँ सुना था कभी सीनियर्स वगैरह के मुंह से, है ना। कुछ साल पहले ही तो आया डिसिप्लिन इंडिया के अंदर, है ना। तो ये जागरूकता के ऊपर मतलब ये साइकोलॉजी पूरी दुनिया भर में फैला है। तो वो आपसे फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये अगर आपको इसको देखना है कि साइकोलॉजी कैसे फैला, तो टेलीविज़न के ऊपर आपको बहुत सारे काउंसलर्स के इंटरव्यूज़ देखने को मिलते हैं, थेरेपिस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल के ज़माने में जो बच्चे, एडोलेसेंट्स, एडल्ट्स और एल्डरली पीपल जो फेस कर रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन क्या है, बूढ़े बुजुर्ग लोग, एडोलेसेंट्स, बच्चे। तो हम अगर इन सारे वाइटल सोशल प्रॉब्लम्स को अगर हम एनालाइज करें, जो कि रिलेटेड है कि समाज में कुछ परिवर्तन आना चाहिए, डेवलपमेंट आनी चाहिए, पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई दिक्कतें हैं, गरीबी से रिलेटेड कोई मुद्दों पर बात हो रही है, इंटरपर्सनल या इंटर ग्रुप वायलेंस, दो ग्रुप, दो कम्युनिटी के लोग या दो धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं, पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी के साथ कनेक्टेड होती हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आप मुझे बताओ, ये कह रहे हैं ना कि सारी चीज़ें साइकोलॉजी के साथ कनेक्टेड होती हैं। आप मुझे ये बताओ कि गरीबी साइकोलॉजी के साथ कैसे कनेक्टेड है, बताओ। बताओ गरीबी साइकोलॉजी के साथ कैसे कनेक्टेड है। एक हिंट देता हूँ, मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले ये वाली चीज़ बताई थी इंडियन सोसाइटी की डिस्कशंस वगैरह में, कि पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी, गरीबी गरीबी को खींचती है। बताओ, याद है मयूर? गरीब इंसान क्या सोचकर ज़्यादा बच्चे पैदा करता है? अर्निंग पोटेंशियल होगा फैमिली का, है ना। जितने ज़्यादा हम बच्चे पैदा करेंगे उतना ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल होगा, तो वो सोच लेता है ऐसा। गरीब परिवार का जो व्यक्ति होगा, जो कपल होंगे, वो ऐसा सोच लेंगे कि जितने ज़्यादा हम बच्चे पैदा करेंगे उतने ज़्यादा हमारी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हमारी इनकम लो है तो हम इनको अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, अच्छी हेल्थ नहीं दे सकते, तो अल्टीमेटली हम इस गरीबी को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अब मैंने आपसे क्या बोला, पहली लाइन के बोली थी, गरीब आदमी ऐसा सोचता है। तो जहां बात आ गई सोच की, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हुआ? थिंकिंग। और थिंकिंग किसके साथ कनेक्टेड है? साइकोलॉजी के साथ कनेक्टेड है ना। हम्म। हाँ, कॉपी, तभी तो हम कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में जो हमारी जिंदगी होती है कि इंडिविजुअल की 4 एलिमेंट से घिरी हुई होती है। हर जगह मैंने आपको एथिक्स में, सोसाइटी में, साइकोलॉजी में हर जगह बताया ना, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स जो रोल मॉडल्स होते हैं हमारे। एक इंडिविजुअल की पूरी जिंदगी इन 4 एलिमेंट्स के साथ, इन चार एलिमेंट्स के इर्द गिर्द घूम रही होती है। इनका प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो बड़े सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इन डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, ताकि वो लोगों को एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सकें। इस वजह से हमें साइकोलॉजिस्ट, जैसा कि हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, बहुत सारे डाइवर्स एरियाज के अंदर काम करते हुए देखते हैं, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में, जेल में। जेल वाली चीज़ याद है? मैंने आपको कुंडालिनी योगा के बारे में बताया था, तिहाड़ जेल की केस स्टडी, याद है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। आकांक्षा, याद है? आपने सबसे पहले मेरे कोर्स में आने से पहले सबसे पहला डाउट यही पूछा था मेरे यूट्यूब पे कि सर हाउ टू बिकम मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट। और कुछ कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस कंसल्टेंट्स भी होते हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं उनकी रिस्पेक्टिव सेटिंग्स के अंदर। रिस्पेक्टिव सेटिंग्स का मतलब ये है कि इंसान अपने जीवन में कौन से क्षेत्र में प्रॉब्लम फेस कर रहा है या कर रही है। मैरिड लाइफ, जॉब, बच्चे कहना नहीं मान रहे, या फिर अपनी इनकम को देखते हुए घर परिवार कैसे चलेगा, किस चीज़ का डिप्रेशन है उनको, किस चीज़ की टेंशन है। तो उसके लिए आपके जो प्राइवेट कंसल्टेंट्स होते हैं, जैसे क्लिनिक्स बन रखे होते हैं दिल्ली वगैरह के अंदर,
कि आप वहाँ पर जाओ, कुछ फीस दो और उनसे बैठ के आप बात करो, तो वो आपको उसका निवारण देते हैं। ठीक है, हर कोई नहीं मानता इन सब चीज़ों को। हमारे देश में आज भी ये चीज़ें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइकोलॉजी कामयाब इसलिए नहीं हो पाई है हमारे देश के अंदर, ये डिसिप्लिन, और शायद से कभी होगा भी नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी में आपको पता है ह्यूमन माइंड की लास्ट स्टेज किसको माना जाता है? मैं आपको एक ना अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो का ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से एक मॉडल करवाऊंगा। वो एक ऐसा डायग्राम बनाकर देते हैं। दो बंदे थे, अलग अलग स्कूल्स होते हैं ना साइकोलॉजी में, बिहेवियरिस्ट अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच। तो एक होता है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल अप्रोच के जो साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो, इन दोनों ने कहा था कि अगर आपको इंसान की कैपेबिलिटी को डेवलप करना है ना, उससे कंप्लीट लिबर्टी दे दो। तो ये बोलते थे कि इंसान को कंप्लीट लिबर्टी दे दो, उसे जो करना है करने दो। जब आप इंसान को एक खुली चिड़िया की तरह, छोटे सांड की तरह अगर आप छोड़ दोगे, वो अपने दिल में जो डर होता है, खौफ होता है, जो सोसाइटी रिस्ट्रिक्शन लगाती है, इन सब से दूर परे हटकर अपनी पोटेंशियल को, अपनी इनर कैपेबिलिटी को पहचान लेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जो इन लोगों ने बोला आप उसके ऊपर यकीन करो, क्योंकि आप भी जानते हो कि ये इतना आसान नहीं होता। फ्री बर्ड बनना, छोटा सांड बनना इतना आसान नहीं है समाज के अंदर। तो हम ये वाला काम दोस्तों आप जानते हो कि कर नहीं सकते कि हम फ्री बर्ड बन जाएं या छोटा सांड बन जाएं, जो मन में आए वो करें, क्योंकि हम लोग घर परिवार से बंधे होते हैं, हर एक इंडिविजुअल बंदा होता है, और पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और अदर सिग्निफिकेंट पर्सन, ये तो सोशलाइजेशन के जो एजेंट्स होते हैं, ये हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि इंसान की ना धीरे धीरे कर कर सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी ज़रूर होनी चाहिए। सबसे नीचे कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो बात करते हैं हंगर की, भूख की, प्यास की, हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स की। और लास्ट स्टेज ये कहते हैं इंसान की स्टेज होती है, डेट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक वो स्टेज होती है जहां पर आप अपने आप को पूरी तरीके से पहचान लेते हो, पूरी तरीके से। मतलब आप इसका जीवन में उद्देश्य क्या है, आप क्यों आए थे, क्या नहीं आए थे करने। तो आप ये बोलोगे कि सर यही तो हमें जीवन में चाहिए। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि इंडिया में साइकोलॉजी का जो ये बोलबाला है, ये कभी हिट नहीं हो सकता। फ्यूचर में हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि होगा, क्योंकि हम ना धार्मिक फिलॉसफी के बारे में, हिंदू फिलॉसफी के बारे में ये चीज़ जानते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चीज़ें रुकती नहीं है। इंडियन फिलॉसफी के अंदर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन ट्रांसडेंसी की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में तो ये है ना कि आप अपने आप को पूरी तरीके से पहचान लोगे। हम इसके बियॉन्ड जाते हैं, आत्मा का मिलन परमात्मा से। उपनिषद्स, फिलोसफिकल डिबेट्स एंड डिस्कशंस। तो हम तो मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ जाएं, हम अपने आप को पहचानने नहीं बैठते हैं। हम तो अपनी आत्मा का मिलन परमात्मा से कैसे हो, कि परमात्मा की आवाजें हमें कैसे सुनाई दें, कि परमात्मा आपको बोल रहे हैं। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि भाई मेरे इस भक्त को बोलो, इसने व्रत रखा हुआ है, 12 बजे के बाद ये खाना खा ले। तो हम लोग ऐसी बातों के ऊपर विश्वास करते हैं जहां पर हम गॉड कनेक्शन करते हैं। हम सिर्फ अपने आप को पहचानने लायक छोटी मोटी चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करते। हम डायरेक्टली भगवान को फोन लगाते हैं। और आप कहोगे सर ये सारी चीजें तो ये मनगढ़ंत होती हैं, वो होती हैं। तो ये जो विश्व गुरु हैं, आदि शंकराचार्य वगैरह, इन सब का क्या काम था? ये आजकल भी ये जो ऋषि मुनि होते हैं क्या काम करते हैं? जो अघोरी होते हैं उनका क्या काम होता है? वो क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक रुके हुए हैं? वो ह्यूमन ट्रांसेंडेंसी को अचीव करते हैं। मेडिटेशन की जो इंटेंस, जो तांत्रिक मेडिटेशन की जो मुद्राएं होती हैं, जो विद्याएं होती हैं, आपको पता है इसमें आप सालों सालों तक बिना वॉशरूम जाए, बिना कुछ खाए पिए, सेम एनर्जी को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर सकते हो।
क्योंकि फिजिक्स का भी तो एक रूल है, साइंस भी तो हमें यही बोलती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। अब ये चीज समझाना बहुत मुश्किल है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। आप ना कुछ महीनों तक छोड़ो, 33 डेज तक डू नॉट मास्टरबेट, डू नॉट वॉच एडल्ट कंटेंट, कैसे भी करके अपने आप को जागरूक मत करो, ना रोमांटिक बातें करके, ना रोमांस देखकर, ना उठपटाख कंटेंट देखकर, आप अपने अपने संयम पालो। और सिर्फ आप अपने आप को ऐसे इमेजिन करो जैसे आपकी कुंडालिनी जो है, वहां से एक शक्ति, जो आपकी नाभि होती है, वहां से एक शक्ति आपकी माथे की तरफ आ रही है। ये वाला काम आप सालों साल करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, आपकी मेधा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। और आपको लग रहा है अगर मैं बकवास बातें कर रहा हूं, तो आप स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी पढ़ लेना कभी। उसके बाद आपकी फोटोजेनिक मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगी। चिट्टी दा रोबोट था ना, जिसे पन्नों को पलट पलट के उसको सारी चीजें याद रहती थी। आप बस किसी भी चीज की तरफ, किसी भी एक घटना की तरफ, आपको वो भाषा फैमिलियर हो चाहे ना हो, आप बस उसको सुन लेना, उसको देख लेना। वो जब तक आप शमशान घाट नहीं जाओगे तब तक उसकी मेमोरी, उस चीज की मेमोरी, उस इवेंट की, उस कॉपी किताब की मेमोरी आपके दिमाग के अंदर छपी रहेगी। स्वामी विवेकानंद, रियल इंसिडेंट बता रहा हूं, अमेरिका में एक बार थे, तो वहां पर जो नेग्रिट, ये जो निग्रो रेस है, उसके कुछ जो लोग हैं, ब्लैक अमेरिकन जो थे, वो लड़ रहे थे रोड पे, और इनके सामने किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। स्वामी विवेकानंद के सामने शिकागो में स्पीच देने गए थे। ये ना हिंदू फिलॉसफी के बारे में इनकी एक सेमिनार था, तो ये वार्तालाप करने गए थे। पहले के ज़माने में ना वाद संवाद होता था बड़े बड़े गुरुओं के बीच में, और वो करके संस्कृत में डिबेट चलती थी। तो ये शिकागो गए थे, तो वहाँ पर रास्ते में ऐसा घटनाक्रम हुआ इनके सामने, तो वहाँ पर एक बंदे ने उसका वो मर्डर कर दिया, और वो इंग्लिश भाषा में बात नहीं कर रहे थे। अब ये आई विटनेस थे उस इवेंट के, पुलिस इनको पकड़ के ले गई, जज के सामने खड़ा करा कि हाँ भाई आप वहाँ पर थे, आपने मर्डर होते हुए देखा है। तो इन्होंने जज से बोला कि सर, आई डोंट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, but what they were speaking to each other, what they were saying to each other, I can recall the exactly same sentence and same words। जहां जहां वो रुके, जहां जहां उन्होंने सांस ली, मैं आपको कंप्लीट एविडेंस, मतलब कंप्लीट चीज बता देता हूं कि ये क्या कह रहे थे। उन्होंने जज साहब को बताया, तो ये पता लगा कि उस आदमी ने उस आदमी से उधारी ले रखी थी, उसका उधार टाइम पे वापस नहीं करा था, तो मतलब उसका जिसका पैसा वापस नहीं करा था, उसने उसका मर्डर कर दिया। कैसे पता इनको, ये कैसे ये कोर्ट में इतना पूरा अपना दिन बिताकर ये सब ये दे पाए? क्योंकि फोटोजेनिक मेमोरी एक्टिवेटेड थी उनकी। और इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, काली मां के भक्त, वो काली मां के भक्त थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को ये शिक्षा दी। स्वामी विवेकानंद ने ये जो सोल कनेक्शन विद द, मतलब आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ, ये जो ह्यूमन ट्रांसेंडेंसी, इसको तो अचीव करा ही करा, लेकिन उन्होंने अपनी इंद्रियों को अचीव करके अपने माइंड को भी नरिश कर लिया। जब आप सीमेन रिटेंशन की प्रैक्टिस करते हो, जब आप अपनी बॉडी से सीमेन को बाहर नहीं निकालते हो, वेन यू डू नॉट मास्टरबेट, जब आप प्लेजर को सीख नहीं करते हो, अपने न्यूरॉन्स को शांत रखते हो, अपनी इंद्रियों को शांत रखते हो, आपकी जो ये एनर्जी होती है नीचे की तरफ, नीचे की एनर्जी हमेशा इंसान की खतरनाक होती है। सीमेन हमारा वही है, उसको ऊपर की तरफ खींचिए आप, मस्तिष्क की तरफ अगर आप अपने लाओगे, माथे की तरफ अगर आप लाओगे, तो ये आपके पूरे न्यूरॉन्स नरिश हो जाते हैं। और जब ये नरिश हो गए, आपका ब्रेन प्योरिटी प्रिंसिपल पे काम करने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें साइकोलॉजी प्लस फिलोसफी, ये सब चीज़ें हमें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो ये सब, मतलब ये कोई ज्ञान मैं अपनी साइड से नहीं दे रहा। आप ये सोचो कि मैंने पता नहीं कौन कौन सी रहस्यमयी किताबें पढ़ रखी हैं, क्या क्या कर रखा है। ये सब साइकोलॉजी की डायरेक्शन से होते हुए मुझे ये सब ज्ञान अर्जित हुआ है जीवन में, तो वो मैं आपको भी बताऊंगा। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते भी हैं। आकांक्षा, याद है मैंने आपको एक दिन वो मेडिटेशन के ऊपर क्वेश्चन भेजा था, है ना? ये अभी लेटेस्ट वाले पेपर के अंदर यूपीएससी ने ऑप्शन में पूछ रखा था कि मेडिटेशन क्या है, इससे कैसे हम ह्यूमन ट्रांसेंडेंसी को अचीव कर सकते हैं, क्या फील होता है इंसान को, इसके क्या आउटकम्स हैं, क्या रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। तो यूपीएससी खुद भी इंटरेस्टेड है ये सब चीज़ें पूछने में।
आपको ऐसे टॉपिक्स के ऊपर अगर ऐसे लिखने को आ जाए तो एटलीस्ट आपके ऊपर आपके पास कंटेंट रहेगा। और आजकल आप देख लो यूपीएससी में सारे ऐसे फिलोसफिकल नेचर के आते हैं। तो बिसाइड्स हेल्पिंग यू इन रेंडरिंग, रेंडरिंग का मतलब होता है गिविंग सोशल सर्विस टू अदर्स, साइकोलॉजी की जो नॉलेज है वो हमारे लिए पर्सनली भी रेलिवेंट है डे टू डे लाइफ में। जो प्रिंसिपल्स और मेथड्स जो साइकोलॉजी के अंदर हैं, मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो हम इस कोर्स में ये सब कुछ जो हम सीखने वाले हैं ये हमें हेल्प करता है कि हम एनालाइज कर सकें और अपने आप को समझ सकें इन रिलेशन टू अदर्स। और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि इट इज़ नॉट दैट वी डू नॉट थिंक अबाउट अवरसेल्व्स, ऐसा नहीं है कि हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, हम अपने बारे में सोचते हैं ये प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ अस थिंक वेरी हाईली ऑफ आवरसेल्व्स, हम कभी कभार अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं और हम अपने आप को फिर फीडबैक भी देने लग जाते हैं जो हमारी ओपिनियन से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और इस चीज़ को क्या होता है कि जैसे मतलब मान लो आप अपने बारे में फीडबैक दे रहे हो, चलो वो तो ठीक है, आप अपने आप को संभाल लोगे, अपनी बुराइयां अपनी तारीफें अपने अंदर तक रखोगे। दूसरे आपको आपकी क्वालिटी के लिए फीडबैक अगर देने लगे तो फिर आप कहोगे नहीं नहीं तुम समझते नहीं हो मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, 100 प्रकार की परेशानियां हैं, ये हैं, दिक्कतें वो हैं। तो फिर आप अपना डिफेंसिव बिहेवियर एक अपना लेते हो कभी कभार अपने अच्छे बिहेवियर को दिखाने के लिए। और कभी कभार पर्सन ऐसे भी हैबिट एक्वायर कर लेते हैं ऑफ रनिंग डाउन देमसेल्व्स। रनिंग डाउन का मतलब होता है अपने बारे में, खुद के बारे में ऐसे सोच विचार डेवलप कर लेना, यार मैं कर तो पाऊंगा ना, ये गोल मेरे से अचीव तो होगा ना, मैं कर तो पाऊंगी ना, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मेरा एग्जाम नहीं निकला तो, अगर मेरी शादी कहीं और हो गई तो अपने आप को वो नीचे समझ रहे हैं। और सारा गेम किसका है, सारा गेम लाइफ में सिर्फ थिंकिंग का है। बड़ी प्यारी चीज है, जैसा आप सोच लो वही आप ये मान के चलो, आप ये मान के चलो साइकोलॉजी के थ्रू। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, लाइफ टाइम इसको याद रखना। आप अपनी हाथों की रेखाएं अगर देख रहे हो ना तो आप ये कहोगे कि ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, जो हो रहा है तो वो तो होके ही रहेगा। तो भाई बात ऐसी है, अगर जो हो रहा है जो होके रहेगा ना, तो आप इस शरीर का त्याग ही कर दो ना, हिमालय पर्वत पे जाके मेडिटेशन ही कर लो, स्वर्ग ही मिल जाएगा आपको नरक की जगह। जब आपने मान ही लिए कि जो लिखा हुआ है वही होगा, तो क्यों कर रहे हो ये सब तैयारी वैयारी, ये सब अपना सेटअप वगैरह वो करके परेशान होना, मोह माया के अंदर फंसना, किससे शादी होगी, किससे बच्चे पैदा होंगे, क्यों टेंशन लेनी इन सब चीज़ों की। अभी से सारी चीज़ें छोड़ो, ऑरेंज कलर के वस्त्र धारण करो, बैठ जाओ, संलेखना कर लो कि उठूंगा ही नहीं, उठूंगी ही नहीं जब तक मेडिटेशन से, जब तक इस शरीर से आत्मा ना छोड़ दूं। और आपकी जो थिंकिंग है, आपको लगता है कि ब्रह्मा ने जो लिख रखा है वही होगा, तो आपकी थिंकिंग ऐसी है कि वो खुद एक ब्रह्मा जी का पेन है। जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलेगा। शिव जी खुद कहते हैं दो चीजों का गेम है लाइफ में, या तो तुम्हारे अंदर भय समा सकता है या मैं समा सकता हूं। तो दोनों ही कंडीशन में हमारी, देखो साइकोलॉजी खुद कह रही है, दोनों ही कंडीशन में हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। आप अगर अपने आप को हर चीज में डिफेंड कर रहे हो कि आपकी गलती है नहीं, ये नहीं है, आपको कोई कुछ समझा भी रहा है, अच्छा फीडबैक भी दे रहा है कि ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, आपको आपके पास हर चीज का रीजन है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो आपकी कभी ग्रोथ नहीं हो सकती। जो लोग अपनी आलोचना लेना नहीं सीखते हैं और उस आलोचना को लेते हुए मजे ना करें, जीवन के मजे तब हैं जब लोग आपको बोले मैनिपुलेटिव और आप ये कहो कि वाह यार दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गई मुझे तो। और गुस्सा एक बहुत पावरफुल टूल है, इस चीज को हमेशा याद रखना। गुस्सा एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति उसको गलत जगह इन्वेस्ट कर देता है। और ज्ञानी व्यक्ति वो जानता है कि इस गुस्से से मुझे अपनी सक्सेस का रास्ता कैसे बनाना है, उसको वहां इन्वेस्ट करो जहां उसकी जरूरत हो। छोटी चीजों पर, छोटे इंसानों पर, छोटे छोटे इवेंट्स पर, घटनाओं पर बौखलाहट नहीं होनी चाहिए आपके अंदर।
तो वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव एंड बैलेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स। तो आपको फिर लास्ट में ये बताया जा रहा है कि हम जीवन में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। हो क्या जाएगा उससे, एक तो हमारी अच्छी हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी, ठीक है, जिससे हमें एक ऐसा ज्ञान का भंडार मिलेगा जिसके थ्रू हमारी लर्निंग इंप्रूव होगी, मेमोरी इंप्रूव होगी, हम अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इंटरपर्सनल का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर कुछ हो, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और राइट टाइम पर हमारी राइट बुद्धि काम करेगी राइट परिस्थितियों में, तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजीज हमारी बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेंगी, यानी कि सही जगह पर सही डिसीजन हम लेंगे। हमारे डिसीजन हमें बैकफायर नहीं करेंगे या फिर हमें गिल्ट का एहसास नहीं करवाएंगे। इसके अलावा हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हैं लाइफ में स्ट्रेस को कम करने के लिए, या तो उसको कम करने के लिए, या कंप्लीटली जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए, स्पेशली विद रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। एक सबसे बेतुका सवाल, मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो, मैं ये नहीं कर पाया तो, मैं ये नहीं कर पाई तो, जितना टाइम सोचने में लगा रहे हो उतने टाइम में ये याद कर लो ना कि मीजोलिथिक एज के फीचर्स क्या थे। तो नॉलेज जो होती है साइकोलॉजी की, ये बहुत यूज़फुल है हमारी रोज़मर्रा के जीवन में, और इट इज़ हाईली रिवॉर्डिंग अगर हम इसको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और ऐसा इंसान जिसने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को सीख लिया, नॉलेज को अपना लिया पर्सनल लेवल पर, तो वो सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी बहुत अच्छे ओपिनियन देकर लोगों की मदद कर कर इस समाज को भी बेहतरीन बना सकता है वो इंसान, या बना सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो। तो दोस्तों चैप्टर हमारा अटमोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। ऐसी कोई भी लाइन, कोई भी डायमेंशन, कोई भी कॉमा, पैराग्राफ, ऐसा कुछ नहीं जो अब आप इस चैप्टर के अंदर नहीं जानते हो। व्हाट इज साइकोलॉजी, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अब अगला चैप्टर ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा। हम क्लास 12th का कुछ करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम इंटेलिजेंस का पकड़ेंगे, जिसमें हम IQ वगैरह के बारे में सीखेंगे। मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा कि आप अपनी IQ कैसे निकाल सकते हो। हम स्पेशल चाइल्ड के बारे में भी सीखेंगे कि जिनका IQ कम होता है, जैसे कुछ साल पहले एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, तो उसके अंदर डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे डिसलेक्सिया वगैरह। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि EQ क्या होता है, इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। और फिर हम एक डिबेट भी करेंगे कि क्या पर्सन में अगर IQ हाई हो लेकिन उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ना हो, तो क्या वो इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। या फिर किसी इंसान के अंदर IQ भले ही बहुत कम हो लेकिन उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई हो, तो ऐसा पर्सन ज़्यादा बेटर है, या फिर IQ जिसके पास ज़्यादा है तो वो पर्सन बेटर है। इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे अगले लेक्चर से। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।